सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ मीर तिवारी और आज हम इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में, ये आपका नया सब्जेक्ट है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो ये सेकेंड ईयर का है, अगर आप बैचलर कर रहे हो तो ये आपके थर्ड ईयर में है। ठीक है, तो देखो, ये आपका जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ईजी भी है। सर आप कॉम्प्लिकेटेड भी कह रहे हैं, इजी भी कह रहे हैं। हाँ, जो बच्चा समझ लेगा उसके लिए बहुत इजी है। जो अगर पर्टिकुलर वर्डिंग पे अगर ध्यान नहीं देगा कि हाँ इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बताया जाएगा, क्या हमें लिखना है, अगर आप वो ध्यान से नहीं देखोगे तब आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो यार, ये दोनों के लिए, अगर आप डिप्लोमा के बच्चे हो तो उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आप बैचलर के हो तो उनके लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला चैप्टर है कि इसमें नंबर ऑफ़ चैप्टर हैं। ठीक है, जो अलग अलग हैं उनको मैं धीरे धीरे हर एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर जो डिप्लोमा वाले हैं उनका सब्जेक्ट का नाम है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स और ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही दूसरा नाम है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या कि हम इसके फार्मेसी के अंतर्गत जो लॉ हैं, हमारे जो नियम कानून आए हैं, बनाए गए हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, उसके एथिक्स को हम अपनी लाइफ में उतारते हैं और फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कम्स अंडर द ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आए, डिफरेंट डिफरेंट रूल आए। जैसे आपको पता है फार्मेसी एक्ट क्यों आया, मैं नहीं पता तो मैं बताऊंगा, डोंट बी गेट वरीड। मैं सारी चीज़ें टू द लाइन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जो पहला टॉपिक है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जो आपका पहला चैप्टर है, एक्ट एंड रिलेटेड टू ड्रग फार्मेसी एंड प्रोफेशंस। ठीक है, ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आसान है, ये सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें लिखना क्या है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट फर्स्ट, और यू कैन से चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले भाई जानो कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या। ठीक, तो क्या लिखा है कि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स इज द साइंस ऑफ लीगल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द फार्मेसी बिजनेसेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या, कि ये जो आपका फार्मेसी प्रोफेशन है ये क्या है, लीगल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द फार्मेसी बिजनेसेस। मतलब क्या, कि जैसे देखो, अब पहले क्या होता था कि फार्मेसी, फार्मेसी मतलब समझ में आ रहा है ना, कि एक फार्मासिस्ट क्या होता है, सिंपल से समझो। एक फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मासिस्ट वो होता है कि जो मेडिसिन को बनाएगा और उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा और उसको डिस्पेंस करेगा। ठीक, फार्मासिस्ट क्या है, एक फार्मासिस्ट क्या है, फार्मेसी का काम क्या है, कि फार्मासिस्ट आर दोज टाइप ऑफ person who can make medicines, who can manufacture medicines and dispense medicines। manufacture एंड डिस्पेंस दो चीज़ होता है ना, फार्मासिस्ट यही तो करता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। डिप्लोमा वाले मैन्युफैक्चरिंग में भी जाते हैं, डिस्पेंसिंग में जाते हैं, बैचलर वाले मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, तो एकेडमिक्स में जाते हैं, तो रिसर्च में जाते हैं। दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड देयर वर्क्स। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमने क्या पढ़ा कि एक ऐसा नियम कानून बनाया गया, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम सारे नियम और कानून के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जो कि हमारे फार्मेसी बिजनेसेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक, समझ में आया। चलो, अगला क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स द लॉ, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ड्रग कॉस्मेटिक देयर एलाइड सब्सटेंस इन देयर बिजनेसेस। सिंपल सा अगला क्या लिखा है कि इसमें आपने क्या पढ़ना है, इसमें आपने क्या पढ़ना है कि जितने भी सब्सटेंस है, जैसे इट इंक्लूड्स लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ड्रग कॉस्मेटिक फार्मेसी बिजनेसेस। मैंने तुमको सिंपल सा बताया कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक, होल सेलर तक, ठीक है, रिटेलर तक, इन सब का, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, होल सेलर, रिटेलर, इन सब के नियम कानून है भैया। इसके अंदर में रह के आपको काम करना है। इसके नियम के खिलाफ जाके अगर काम करते हो आप पे ऑफेंस एंड पेनल्टीज होगी और आपको इम्प्रिजमेंट होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो ऑफेंस एंड पेनल्टीज मतलब क्या होता है, ये आप ध्यान से देखो। देखो, ऑफेंस एंड पेनल्टीज मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने कोई गलती की, ऑफेंस मतलब आपने कोई गलती की। ठीक है, मान लो आपने क्या किया कि विदाउट लाइसेंस आपने फार्मेसी ओपन की। ठीक, और आप फार्मेसी चला रहे हैं। ठीक, तो टीआई, डीआई क्या करेगा, ड्रग इंस्पेक्टर, टीआई आपके एरिया में आएगा और इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट करेगा, क्या इंस्पेक्ट करेगा, कि आप भैया बिना लाइसेंस के फार्मेसी कैसे चला रहे हो। ठीक है, दैट इज़ नॉट फेयर। तो वो क्या करेगा, आपकी मेडिकल स्टोर को सीज कर देगा।
ठीक है। DI क्या करेगा, आपके मेडिकल स्टोर को बंद कर देगा और आपको आपके ऊपर चार्जेस लगा देगा, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज लगा देगा और शायद आपको जेल भी भिजवा दे, ठीक है। तो ऑफेंस एंड पेनाल्टीज मतलब आपने कोई गलती की, ऑफेंस मतलब आपने कोई गलती की, गलती क्या की कि मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के चलाया। पेनाल्टी क्या हुई कि आपको पेनाल्टी क्या हुई कि आप पे कितने चार्जेस, कितने रुपए का चार्जेस लगा है और कितने दिन की आपको इम्प्रिजमेंट मतलब आपको कितने दिन की जेल हुई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कम्स अंडर द ज्यूरिस्प्रूडेंस, यही हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स द लॉ, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक, दवाइयाँ और जो कॉस्मेटिक जो हमें सुंदर, कॉस्मेटिक आर दोज काइंड ऑफ एजेंट विच इम्प्रूव अवर ब्यूटीनेस, ठीक है। देयर एलाइड सब्सटेंस, फार्मेसी बिजनेसेस, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप एज इट इज़ उतार लीजिएगा, ठीक है। तेज़ तो नहीं जा रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि इट कंट्रोल्स, ये सारे लॉज के अंतर्गत आ रहे हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस का फार्मेसी लॉज के अंतर्गत क्या आ रहे हैं कि कर क्या क्या रहा है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स वेरियस फंक्शंस ऑफ फार्मेसी बिजनेसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग। अभी मैंने जस्ट बताया कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के एक पेशेंट के पास तक पहुंचने तक का दवाई प्रॉपर वे में कैसे पहुंची जाए, उस सब के लिए एक नियम कानून बनाए गए हैं। कोई भी नॉर्मल सा बंदा मुंह उठा के जो चारा काट रहा है, कोई भी किसान आके, कोई भी नॉर्मल सा बंदा, कोई भी लेबर आके दवाई नहीं बेच सकता, दवाई नहीं बना सकता, दवाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। वही करेगा जो फार्मेसी प्रोफेशन में काम किया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। आगे क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल्स लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द फार्मासिस्ट, to the pharmacy professions and pharmacy profession drugs and other substance affecting the health of humans and animals, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव देख लो कि द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मास्यूटिकल्स लॉ का, फार्मेसी लॉ का, कि टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड इफेक्टिव मेडिसिन टू द पेशेंट, ठीक है। सिंपल सा है, इन अ राइट क्वांटिटी एट द राइट प्राइस, देयरफॉर फार्मास्यूटिकल लॉ इज रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। सिंपल सा है, दवाई अच्छी बनाने तक की सस्ती से सस्ती दवाई प्रोवाइड करो, अच्छी से अच्छी दवाई प्रोवाइड करो। ये सारा किसके अंतर्गत आ रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, ठीक है। बी फॉर्म वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डी फॉर्म वालों के लिए। अगला क्या है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मासिस्ट टू हैव नॉलेज of the law related to his businesses. Pharmacist can provide health benefit to patient while living under the rule and regulation. सिंपल सा है कि जो भी फार्मासिस्ट है उसको उसके अपने प्रोफेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज अच्छी नहीं तो दैट्स नॉट फेयर। आपको पहले 2 साल का जो कोर्स होता है वो पढ़ के आओ, ठीक। 4 साल का जो कोर्स होता है वो पढ़ के आओ, तब आप एक लायक होते हो फार्मेसी बनने के। कोई नैरा गहरा नत्थु गहरा आके फार्मेसी नहीं बन सकता। आपके जो क्राइटेरिया लागू होते हैं उसको आप फॉलो करिए और आप लोग को अपने पेशेंट, जो भी पेशेंट आते हैं उनको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए अच्छी मेडिसिन आपको प्रोवाइड करनी है और अच्छे गाइडेंस के साथ, एक तौर तरीके के साथ आपको पेशेंट से बातचीत करनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट कम्स अंडर द फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ये सारे एथिक्स हैं आपके, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए। दूसरा क्या है कि ड्यू टू हिज सेल्फिश एंड एगोइस्टिक टेंडेंसी मैन स्टार्ट मिस यूज रूल लॉज एंड हिज कॉन्शियसनेस। मतलब कि देखो यार, जैसे तुम्हें ये नहीं करना है कि क्या कहते हैं, तुम अपने फ़ायदे के लिए दवाई महंगी बेच रहे हो, ख़राब दवाई बेच रहे हो, पेशेंट को नुकसान हो रहा है, अपनी मतलब फ़ायदे के लिए यार किसी का बुरा मत करो। ये आपके एथिक्स कह रहा है, ठीक है। आप घमंडी मत हो, अपने फ़ायदे के लिए सब अपना ही अपना नज़र आ रहा है, बाहरी का कुछ देख ही नहीं रहो, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सबके साथ ऑनर के साथ और मिसबिहेव मत करो, बिहेवियर के साथ, अच्छे पर्सनालिटी के साथ पेशेंट के साथ पेश आओ, अच्छे से बात करो, उनको ध्यान से सुनो और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, ठीक। दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्स योर अंडर योर एथिक्स, ठीक है। क्या लिखा है कि ड्यू टू हिज सेल्फिनेस एंड एगोइस्ट टेंडेंसी मैन स्टार्ट मिस यूज ऑफ रूल एंड लॉस हिज कॉन्शियसनेस बाई गेटिंग क्रस्ड इन द हेड ऑफ ईगो and selflessness. Therefore, it is very necessary to make rules and law.
इसीलिए रूल है, नियम बनाए गए कि कोई जानबूझकर डेलिबरेटली कोई गलत काम ना करे, पेशेंट के साथ गलत कुछ ना हो, अच्छी दवाई और सस्ते में दवाई उनको मिले। सस्ते में दवाई मिलने का मतलब कि लोग पहले एमआरपी से ज़्यादा बेचते थे, इसीलिए अब इस समय क्या हुआ कि आप अगर एमआरपी से ज़्यादा कोई मेडिसिन बेचते हो तो दैट इज़ गोइंग ऑन योर ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़, ठीक है, जिस पे आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और आपको चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका एक्ट लाया गया था डीपीसीओ वाला, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये सारे पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। अर्लियर देयर वाज नो स्पेशल लॉ फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग, ठीक है। उससे पहले क्या होता था कि कोई लॉ नहीं थे, कोई ड्रग पर कोई नियम कानून नहीं था, जो भी आ रहा था नियम कानून तोड़ के अपना क्या कर रहा था, दवाई बनाने लग रहा था और दवाइयों को डिस्पेंस करने लग रहा था, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, ईटीसी को कंट्रोल करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए इन इंडिया, ठीक है। स्कोप ऑब्जेक्टिव देख लो किसके, फार्मेसी लाइन एथिक्स के, टू कंट्रोल द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी। इसको क्या करना, कंट्रोल करना और इसके प्रोफेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, फार्मेसी के, ठीक। अगला क्या है, टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलर ऑफ द ड्रग, टू मेक, सिंपल सा है लाइन, आप लोग समझ जाओगे कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करो, जानबूझ के कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, इम्पोर्ट करने को कंट्रोल करो, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करो, वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वही इंपोर्ट करेगा, वही मैन्युफैक्चर करेगा जिसके पास वेल एजुकेशन होगी, जिसने अपना सारा समय फार्मेसी प्रोफेशन में दिया होगा, 4 साल 3 साल जो भी क्राइटेरिया होता है पढ़ाई का वो सारे तुमने दिए होंगे, तब आप एक मैन्युफैक्चरिंग में जाके काम कर सकते हो, इंपोर्ट में जाके काम कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन में जाके काम कर सकते हो। मतलब सिंपल सही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल फार्मेसी प्रोफेशन में दिया होगा, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, टू मेक अवेलेबल वेरियस मेडिसिन स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड रिजनेबल प्राइस, मतलब अच्छी दवाई आपको बेचनी है पेशेंट को और रिजनेबल जो प्राइस होना चाहिए वही आपको देना है, ये नहीं महंगी दवाई बेच रहे हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कॉमन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी लाइन एथिक्स, ठीक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, टू कंट्रोल यूज़ ऑफ एल्कोहल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक, इसको कंट्रोल करना है, प्रिपरेशन को, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक को। इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एल्कोहल और इंटॉक्सिकेंट, एक्साइज ड्यूटी मतलब जो भी वहाँ पे देख रखवाली करते हैं उनको इंक्रीज़ करना, उनकी देख रेख को इंक्रीज़ करना, जो भी एल्कोहल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करें, टू प्रिवेंट द एब्यूज़ ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है। एनडीपीएस सब्सटेंस क्या होते हैं, जो जैसे आपका चरस, गांजा, भांग, अफीम, इन सब की खेती को कंट्रोल करना, जो ड्रेंजेस ड्रग एक्ट आएगा, तो ये सारी चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होंगे उनको, उनके लिए भी काफ़ी ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़ उनकी देखरेख के लिए, ठीक है, काफ़ी ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़ रूल एंड रेगुलेशन लाए गए और उनको, उनके खिलाफ अगर जाके काम कर रहे हो आप तो उस पर काफ़ी ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़ दी गई है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है कि हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लॉ इन इंडिया, तो हिस्ट्री आप देख लो, हिस्ट्री में सिंपल सा है, जितने भी नॉर्मल एक्ट आए थे, जितने भी प्रीवियस एक्ट आए हैं उसके बारे में आपको लिखना है कि अर्लियर देयर वाज नो स्पेशल लॉ ऑन द मैन्युफैक्चरिंग परचेजेस ऑफ द ड्रग, देयरफॉर द बैकग्राउंड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लॉ इज़ वेरी न्यू, ठीक है। उसके बाद देखो, इन इंडिया द प्रोविज़न ऑफ ओपीएम एक्ट 1857, सबसे पहले जो ओपीएम एक्ट आया 1857, विच इज ओनली कंट्रोल एंड कल्टिवेशन, कीपिंग, सेलिंग एंड सेंडिंग एंड इम्पोर्टिंग ऑफ द ओपीएम। ये एक्ट जो लाया गया है वो किसके लिया गया है, किसके लिए लाया गया कि ओनली कंट्रोल एंड कल्टिवेशन, कीपिंग, सेलिंग एंड सेंडिंग एंड इम्पोर्टिंग ऑफ ओपीएम, ठीक है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस वेर imposed of any kinds of goods such as drug, chemicals, drinkings and food items etc by मार्जिनल टाइम कस्टम एक्ट, ठीक है, 1998। ये अगर आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग, मैं सिंपल से बताऊँ, ये डिफरेंट एक्ट्स आप लोग लिखिए और वो कब पास हुए, जैसे कोई एक्ट आया 1919 में आया, 1994 में आया, ठीक है। ये सारे एक्ट का मैंने समरी यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, ये आप लोग ध्यान दे लिए कि बंगाल म्यूनसिपल एक्ट कब आया, 1884। बंगाल फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया, 1919। बॉम्बे रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया, 1925 में, ठीक है। ये सारे अगर एक्ट आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बट द अबव लॉ एवर नॉट कंप्लीटली सुटेबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ड्रग एंड यूएसए एफर्ट फॉर मेड टू प्रिवेंट एडल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग काउंसिल बाई, ये इसको ज़्यादा हो गया,
उतने पे ही आपका काम चल जाएगा। क्या लिखना कि आप लोग ये वाला देख लेना कि आचार्य प्रफुल्लाचार्य बिंदर रॉय फाउंडेड द बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल्स। ये आचार्य प्रफुल्लाचार्य रॉय जो थे वो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स की जो वर्कशॉप खोली वो बंगाल में खोली। कौन था? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, वर्क्स इन कोलकाता। कब? 1901 में। ठीक है, उसके बाद ये आपको रखना है कि फर्स्ट प्रोफेसर जो है टीके गुज्जर स्टार्टेड अ स्मॉल फैक्ट्री एट द पैरल मुंबई इन 1903। ये आपको ध्यान रखना है। टीके गुज्जर का याद रख लो और आचार्य प्रफुल्लाचार्य का याद रख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लो द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग द ईयर 1919 वर 73 लाख। एंड ये सब रहना चाहो छोड़ सकते हो। बाकी यहाँ पर आ जाओ नीचे, ये सारे एक्ट आप लोग देख लो कि 1857 में सबसे पहला कौन सा है? ओपीएम एक्ट। 1919 में पॉइजन एक्ट। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। 45 में आपका डीएनसी एक्ट। 48 में आपका फार्मेसी एक्ट। 51 में आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। 55 में आपका द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन रूल। 60 में आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट रूल। ठीक है, ये सारी चीज़ अगर आप लोग याद करना चाहो, एमटीपी 71 में आया, 75 में रूल आया। देखो ध्यान से एक चीज़ देखो, रूल पहले आता है, एक्ट बाद में आता है। एक्ट पहले आता है, रूल बाद में आता है। ध्यान से, सॉरी, एक्ट पहले आता है, रूल बाद में आता है। तो तुमने देखा होगा कि रूल 71 में आया और 5 साल बाद एक्ट 71 में आया। ध्यान से देखो, सॉरी मैं बार गलत कर रहा हूँ। एक्ट जो आया वो 71 में आया एमटीपी का, और रूल जो आया 75 में आया। ठीक, सेम लाइक दैट डीएनसी जो एक्ट आया वो 40 में आया और रूल जो आया वो 45 में आया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरह ये सारी चीज़ें आप देख लो। डीपीसीओ कब आया? तो 2013। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया और ये सारी चीज़ें अगर आप लोग ना चाहें लिख सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। डे बाय डे मैं सारे लेक्चर लूँगा जीरो स्टूडेंट्स के, और आप लोग पहली बार हो और नोट्स मिस ना होने पाए, चीज़ें समझते चलो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डे बाय डे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रेस द लिंक आइकन एज वेल, और चाहो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। थैंक्स अ लॉट।